Alright, here we are with the next lecture. That's on justice. Justice में हमने intro कर लिया, procedural justice क्या होता है वो कर लिया, and third हम पढ़ेंगे about the idea of justice from the point of view of John Rawls and Dr. Bhimrao Ambedkar. ठीक है? Before we start this lecture, let's get to a relaxed mood क्योंकि काफी interesting and काफी अच्छा ही lecture होने वाला है. So let's get into this, okay? So relaxed mood में आ जाओ. Political theory is not at all a tough or serious subject as it might look like. All you need a good simple explanation. ठीक है, अब ये वर्ड जो जस्टिस है, जस्टिस, इट माइट साउंड सीरियस, राइट? पर सोचो, क्या न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा जो तुम ये एलएलबी जॉली एलएलबी मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, इज इट ऑल, ये क्या ये बस ये कोर्ट रूम ड्रामा है या फिर ये बड़े बड़े कानून तक ही सीमित है? नो, इट्स एक्चुअली अराउंड us, it's all around us. So when we argue over who gets the last slice of pizza, or when we say यार ये तो सही नहीं है, etc., and I think ये sentence बहुत बार आप बोलते हो. It could be like you go to a bank where you see कि the bank is like they are extending their lunch time beyond the time provided to them. You're like अरे this is not fair, ये तो सही नहीं है. या कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्स के बीच में गैप भी नहीं मिलता है और कंटिन्यूस एग्जाम्स हो जाते हैं तो भी यू आर लाइक अरे ये तो सही नहीं है, एक्सेट्रा. These are basic daily examples. That's why we say कि justice is all around us. Justice is not just कि कोर्ट रूम के अंदर का कोई मैटर है या सिर्फ लॉ बुक्स में है. नो, इट इज एवरीवेयर एंड ऑल अराउंड. ठीक है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है. जस्टिस इजंट ऑलवेज अबाउट और जस्टिस इजंट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कोई भी चीज. अगर इतना ही सिंपल होता तो हम एग्जैक्टली रूल्स बना देते कि ये किया तो गलत, ये किया तो सही. पर इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि अगर आपने अभी एथिक्स पढ़ा हो या जैसे कोई भी एथिकल क्वेश्चन है, एथिकल सिचुएशन आपके सामने आती हो, तो यू मस्ट बी नोटिसिंग कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें आंसर देना, क्योंकि कई बार मॉरल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, तो फिर उसके सामने प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, तो आप समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली चूज क्या करना है. सो इसी तरह से जस्टिस भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. देयर इज ऑलवेज ग्रे, देयर इज ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे. हमें मिडिल पाथ देखना पड़ता है, क्योंकि एक नियम जो किसी के लिए शायद जस्टिस दे रहा हो लेकिन किसी और के साथ तो अनफेयर हो सकता है, right? So what is fair for one person, it might not feel fair for other, right? तो फिर सच्चा न्याय क्या होता है? And how do we decide what's fair in the world where no one starts at the same point? प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक ही पॉइंट से स्टार्ट तो नहीं करता. देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट एनवायरनमेंट पर्सन गेट्स, और उसमें वो ग्रो अप होता है. उसमें उसको किसी को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं. तो हर कोई अपनी लाइफ में अलग पॉइंट से स्टार्ट करता है. सबके सिनेरियो, सबका बैकग्राउंड सेम भी नहीं है. तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में से हमें जस्टिस को ऐसे निकालना है कि एक फेयर सोसाइटी हम स्टैब्लिश कर सके. ठीक है, सो डोंट वरी, टुडे हम सब ये सब जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जस्टिस से रिलेटेड वो हम समझेंगे बहुत ही मजेदार एग्जांपल्स के साथ. और आज हमारे पास दो जबरदस्त थिंकर्स की थ्योरीज हैं, दैट इज जॉन रॉल्स एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब इन दो को ही क्यों लिया गया यहाँ स्टडी करने के लिए वो भी आपको समझ आएगा जैसे जैसे हम लेक्चर में बोल रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी का इसलिए लिया गया स्पेसिफिकली ताकि हम इंडियन कंटेक्स्ट को समझ सके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इक्वालिटी और जस्टिस उस टाइम पे इस चीज को एम्फोसाइज किया था. और आज तक ये चीज उतनी ही रेलिवेंट है, आज भी चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने उस टाइम इसको इतना स्ट्रॉन्ग बेस दिया कि हम आज भी सिक्योर्ड फील करते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी वजनदार लॉज हैं. एंड जॉन रॉल्स का इसलिए क्योंकि उन्होंने एक आइडिया दिया था, वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो कि काफी पॉपुलर है. एंड वो भी हम स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो सब पे एप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए उसको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस. एंड काफी रिलैक्सिंग रहेगा, नो नीड टू टेंस. बुक के अंदर जो टेक्स्ट है थोड़ा कर्व्ड है, बट एनीवेज लेट्स गेट इनटू दिस. ऑलराइट, जॉन रॉल्स, जस्टिस एज फेयरनेस, ये हेडिंग दी हुई है राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर. ठीक है, आई थिंक थर्ड टॉपिक है जस्टिस में. ये पहला इंट्रो, दूसरा प्रोसीजरल जस्टिस एंड तीसरा जॉन रॉल्स एंड जस्टिस फेयरनेस. इसी पैराग्राफ के अंदर अंबेडकर जी एंड जॉन रॉल्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. हमने उनको थोड़ा सेपरेट कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है, सो दैट वी गेट अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू. जॉन रॉल्स की बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, थ्योरी ऑफ फेयरनेस, थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस. ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू रॉल्स? रॉल्स के हिसाब से जस्टिस क्या है? तो जस्टिस मीन्स फॉलोइंग फेयर रूल्स. हमने पहले भी लेक्चर में जब इंट्रो था तो बोला था कि जस्टिस को एक वर्ड में एक्सप्लेन करो तो कैसे होगा. तो वी सेड कि जस्टिस मीन्स
फेयरनेस। सिंपल वे में तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो तो हम चैप्टर को आगे आगे पढ़ के उनको और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। बट जस्टिस according to Rawls he said कि following fair rules that ensure no one is unfairly treated, कि कोई भी unfairly treat नहीं किया जाए। But Rawls understood that just following rules isn't enough. The outcome of the following rules must create fairness. Exactly ये बात बोली रॉल्स ने भी कि सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि फेयर लॉज, बट आर लॉज इनफ? लॉज तो हमने बना दिए, रूल्स तो हमने बना दिए फेयर, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट ही ना हो प्रॉपरली, और मान लो अगर रूल्स ही फेयर नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रॉल्स ने बोला कि फेयर रूल्स बना देना इनफ नहीं है, उनका आउटकम भी जो है उससे फेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए सोसाइटी में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या उससे और अनफेयर सिनेरियोस ऐसे नहीं क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, द आउटकम ऑल्सो शुड बी फेयर ऑफ द रूल्स। नेक्स्ट की आइडिया, जो मेन की आइडिया है जॉन रॉल्स का, हमेशा याद रखना, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस अगर कोई सीयूटी भी दे रहे हो तो वहां पे भी आ सकता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें, या फिर अब तो ग्रेजुएशन एंट्रेंस भी होते हैं, तो उसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस किसका आइडिया था? इट वाज जॉन रॉल्स। ही सेड, तो रॉल्स सजेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सजेस्ट किया। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने बोला कि जब भी जो भी आप रूल बना रहे हो वो आप ऐसा सोच के बनाओ कि आपको बोल दिया जाए कि अभी बस रूल बना दो, सबके लिए रूल्स बना दो सोसाइटी में। ठीक है, रूल बुक कंप्लीट होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप किस ग्रुप में जाने वाले हो। यानी कि आपने रूल्स बना दिए, रिच के लिए ये रूल, पुअर के लिए ये, मेल के लिए ये रूल, फीमेल के लिए, मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकती या कर सकती है, दलित के लिए ये रूल, ब्राह्मण के लिए ये रूल, एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि ओके नाउ यू आर इनटू दिस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू, यू विल बी गिवन दिस पुअर ग्रुप। तो अगर अब वो उसे ये डर रहेगा कि यार रूल बनाने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं किस ग्रुप में जाकर इस सोसाइटी में रहूंगा, तो अगर मैंने कुछ भी गलत रूल बनाए पुअर्स के लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने हैवी टैक्सेस डाल दिए पुअर्स पे, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेस डाल दिए, तो कल को जब मुझे पता चलेगा कि मैं किस ग्रुप में हूँ, अगर मैं जिस ग्रुप के लिए डिसएडवांटेज रूल्स बना रहा हूँ, अगर उसमें कल मैं हो गया तो बैंड बच जाएगी। तो रॉल्स ने बोला कि जब भी आप रूल्स बना रहे हो सोसाइटी में फेयरनेस के लिए, तो हमेशा ये सोच के बनाओ कि आप खुद को याद मत रखो आप कौन हो, आप मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कौन हो, इसको दिमाग से निकाल दो और फिर सोसाइटी के लिए रूल्स बनाओ। ठीक है, तब जाके फेयर रूल स्टैब्लिश होंगे। अगर कोई पावरफुल पोजिशन में सिर्फ अपने एडवांटेज के हिसाब से रूल्स बनाएगा कि नहीं रिच पीपल को सारे प्रिविलेजेस हैं, पुअर को नहीं है, अपर क्लास को है, लोअर को नहीं है, तो कहाँ से फेयरनेस आएगी, कहाँ से इक्वालिटी आएगी, कहाँ से जस्टिस आएगा? तो जॉन जॉन रॉल्स ने बोला कि जब भी रूल्स बना रहे हो ये सोच कर बनाओ कि इस रूल बुक के बाद अगर आपको किसी भी क्लास कैटेगरी में सोसाइटी में जाके रहना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनफेयर रूल्स की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसका पर्पस था दिस मेक्स देम थिंक of rules that are fair to everyone because they might end up in any group। ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड पॉइंट, what people could choose behind the veil। Rawls believe that Rawls believe they would pick principles that ensure equal freedom for everyone, like the right to speak or practice any religion. Any equalities like rich or poor people should benefit the poorest people the most, be based on fair chances, like anyone can become a doctor if they work hard। तो उन्होंने बोला कि रूल्स ऐसे होने चाहिए कि डेफिनेटली इक्वल फ्रीडम हो और किसी भी तरह की इनइक्वालिटीज जो है वो ना परसिस्ट करे सोसाइटी में। ठीक है, जिसको जो करना है, सबको फेयर चांस मिले, वो कर सके। ठीक है, दिस वॉज अबाउट जॉन रॉल्स आइडिया बेसिकली। ठीक है, ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का ही पार्ट है, पार्ट 3 भी। सो 1 to 3 दिस इज वी आर डन विद जॉन रॉल्स व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। इवन अब्रॉड एक ओवरऑल आइडिया भी लेके चले तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉन रॉल्स ऑन जस्टिस। ऑलराइट, now Ambedkar's idea, don't worry, at the end we'll summarize both their vision and action. Now let's get back to Ambedkar's idea on justice in India. पहली बात, understanding inequality in India. India has a long history of caste-based discrimination. Certain groups like Dalits or Adivasis have faced unfair treatment and had fewer opportunities for centuries. So सबसे पहली बात, Ambedkar ji, he understood that the deep-rooted
inequality because he was amongst one of them. He faced it. He not only understood that inequality, but he faced it. He crossed all the hurdles and came to that position that he could literally reform and make laws. That's a huge, huge commendable job and inspiration to millions. So सबसे पहली बात कि उन्होंने इनइक्वालिटी समझी इंडिया में कि इनइक्वालिटी है कहाँ, तो उन्होंने बोला कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो सदियों से चला आ रहा है, इसकी वजह से लोग काफी अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए श्रिंक हो जाती है. सो ये रूट कॉज है. देन अम्बेडकर्स विजन फॉर जस्टिस. जब रूट कॉज समझ आ गया तो आप डेफिनेटली एक बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हो. सो अम्बेडकर बिलीव दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स, वॉन्ट वर्क अनलेस देयर इज सोशल इक्वालिटी टू. उन्होंने बोला कि आप वोटिंग राइट्स भले कितनी भी दे दो, ठीक है, आपने बोल दिया कि सबको राइट है वोटिंग करने का, सब इलेक्शन में वो कैंडिडेट्स भी आ गए, अब कैंडिडेट में उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो क्या मतलब. उसके लिए लॉ होना चाहिए ना कि इतना इतना परसेंटेज इनका है कि इन्हीं इन्हीं में से कोई लीडर होना चाहिए, राइट. So Ambedkar believed that political democracy, example voting rights, won't work unless there is a social equality too. To create fairness, he proposed policies to uplift historically disadvantaged groups. These policies include reservation हो गया, scholarship हो गई, anti-discrimination laws हो गए. This is all about Ambedkar's vision. You can read it. फिर आता है इसको इसी चीज को, ये जो पॉलिसीज फॉर जस्टिस इन इंडिया है, इसी को एक दूसरे फॉर्म में अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना. उसको बोलते हैं कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन. अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन या टॉक अबाउट दिस या कुछ भी एग्जांपल्स हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. ओके, जो पॉलिसीज हैं जस्टिस की इंडिया में, तो दीज पॉलिसीज करेक्ट. एक मिनट, यहाँ पे कुछ इशू हो गया. लेट मी गेट इट done clearly. All right. So simplified examples. Okay. Compensatory discrimination. These policies correct past injustices that give everyone a fair chance to succeed. And simple example इसका ये हो गया कि आप एक रेस इमेजिन करो जहाँ पर participants है, their legs are tied up at the start. You untie their legs and give them a head start to make up for the lost time. अब ये वही है, ये मतलब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह हैं, तो बोला कि ये क्यों है या किस लिए है, तो उसका यही मतलब है यार कि उनको जो पहले डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा जिसकी वजह से उनको ना इतने अच्छे रिसोर्सेस मिल पाए, ना इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, तो डेफिनेटली वो काफी पिछड़ गए, जैसे बोलते हैं ना, बहुत पिछड़े वर्ग में चले गए. तो अब उनको ये सारे बूस्टर्स देके जो भी उनका लॉस टाइम था उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. अभी रिसेंट टाइम्स में काफी सारी डिबेट्स चल रही हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन. बहुत ज्यादा चल रहा है कि इट्स बीन 75 years, क्या अभी भी उन्हें जरूरत है, ये वो. माय आंसर वुड बी यस. मतलब ये देखो, अगेन कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर या यस एंड नो आंसर तो नहीं होता है, इसीलिए इतना इजी नहीं होता जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट करना. बट आई वुड से कि हाँ, इन सोसाइटी अगर मैं अभी बाहर निकल के ढूंढने लगूं तो ठीक है, टियर 1 सिटीज में तो नहीं दिखेगा आपको इतना, बट एज यू गो डाउन टू योर रूरल एरियाज वगैरह, वहां पर यू कैन स्टिल सी कि देर आर डिस्क्रिमिनेशन डन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास. तो डेफिनेटली अभी हमें थोड़ा और पुश करना पड़ेगा. जो गांव दराज एरियाज है वहां पर आज भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही है बेस्ड ऑन कास्ट. तो जस्टिस अभी डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है थोड़ा. आई मीन लाइक हाँ, थोड़ा और पुश इनकी जरूरत है. मे बी द नेक्स्ट जनरेशन जो भी आ रही है यहाँ आके लोगों की, क्योंकि जेंजी में भी देख सकते हैं कि दे आर नॉट इनटू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. उन्हें तो बेसिकली उन्हें नॉलेज भी नहीं है इतना. कौन इतना हेडेक लेके चलेगी ये कास्ट अपर है लोअर, दे रियली डोंट केयर. ठीक है, तो आई थिंक हाँ, इन द नेक्स्ट ये जो जनरेशन आ रही है अभी जो स्टार्ट हुई है 2025 वाली, इसमें समवेयर वी कैन से हाँ बाय द टाइम, क्योंकि पीपल जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान की रोशनी बढ़ेगी, डेफिनेटली पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन बेसलेस हैं. अगर हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को समझने के लिए, ज्यादा रिटेन करने के लिए माइंड में, आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से रिलेट कर लो, आप समझ जाओगे. सो जॉन रॉल्स थ्योरी इन एक्शन. सो इमेजिन डिजाइनिंग अ पार्क वेयर एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज हैज एक्सेस. यू वुड इंक्लूड रैम्प एंड ब्रेल साइंस टू इंश्योर फेयरनेस. यही बात की है. ये देखो, जॉन रॉल्स का जब वेल ऑफ इग्नोरेंस ध्यान में रखकर कोई रूल्स बनाएगा, तो उसको पता नहीं, क्या पता कल को वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले ग्रुप में, फिजिकली डिसेबल्ड वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा. तो अगर उसको वो पार्क एक्सेस करना होगा तो वो कैसे करेगा.
मतलब बेसिकली जॉन रॉस नहीं बोला, क्योंकि जो रूल बना रहा है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कौन है, मतलब उन्होंने थोड़ा हाइपोथेटिकल लिया है, बट ऐसे वो बोल रहे हैं कि जो रूल बना रहा है वो ऐसे सोच के बनाओ कि उसे बिल्कुल नहीं पता वो कौन है, क्या है, लड़का है, लड़की है, अपर क्लास, लोअर क्लास, उसे कुछ नहीं पता। तो क्या पता जब वो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं, जो जो लोग चैलेंजेस के साथ है, उनके लिए अगर कोई रूल बना रहा है तो उसे ये भी नहीं पता ना, शायद वो भी उनमें से हो सकता है। तो जब वो रूल्स बनाएगा किसी पार्क के लिए या कोई पार्क डिजाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें ये, मतलब पार्क डिजाइन एक एग्जाम्पल है, तो डेफिनेटली वो जब रूल्स बना रहा है तो वैसे रूल्स बनाएगा कि हाँ हर पार्क में फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रैम्प्स और ब्रेल साइंस भी होने चाहिए। तो ये इक्वालिटी, फेयरनेस, आपने सबको इंक्लूसिविटी दी ना, ये रॉल्स की थ्योरी के हिसाब से। अब अम्बेडकर्स विजन, government reservation policies ensure that talented students from Dalit and Adivasi communities who may lack resources still get access to higher education and jobs. जिनके पास रिसोर्सेज कम है उनके लिए थोड़ा क्वालिफाइंग रेंज जो है वो थोड़ा लो रख दिया जाता है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स, ताकि उन्होंने जितनी बेसिक एजुकेशन की है उसमें भी वो हायर इंस्टीट्यूशंस में जा सके, वहां पे नॉलेज गेन कर सके और जॉब्स भी गेन कर सके। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि इतने परसेंटेज आपको एससी या एसटी को जॉब देनी है, ऐसा कुछ भी रिजर्व्ड रेशियोज होते हैं। ठीक है, स्कूल्स में तो है ही है, विच इज अ गुड थिंग। नाउ व्हाई दीज थ्योरीज मैटर, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या मतलब है, पढ़ा क्यों रहे हो हमको? तो Rawls show up how to think of fairness in any society by imagining equality for everyone। पहली चीज, क्योंकि ये जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, आप इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ये लिंक्ड है थोड़े, फेयरनेस जस्टिस की स्पेसिफिकली बात करें तो जब तक ये आपको ऐसा सोचना पड़ेगा नहीं, तो आप फेयर सोसाइटी कैसे डेवलप करोगे? Ambedkar gives us practical steps to protect historical injustices and move forward towards a fairer India। ठीक है, this was all about this lecture. I'll see you in the next one. Also, this lecture, okay, this is a channel, okay. And this lecture, we are doing it from Rajiv Bhargava, okay. Yeah, this was all for this lecture. See you in the next part. Do let me know your reviews and don't forget to, you know what to do.